नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना से लड़ रहे भारत के सामने डबल महामारी की डबल चुनौती है, कोरोना और ब्लैक फंगस। ऐसा लगता है कि महामारियों का डबल इंजन आम लोगों के पीछे है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। देश के सभी राज्य इस बीमारी को लेकर अलर्ट पर हैं। केंद्र ने कहा है कि सभी राज्य ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करें, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के मामले, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। ऐसे गंभीर अलर्ट के बाद आपके लिए यह जरूरी है कि ब्लैक फंगस के बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो। ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको जमीनी हालात का अंदाजा हो और क्या सावधानियां बरतनी है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स की सलाह भी आपके पास हो। ये सारे पहलू हम खबरदार में ब्लैक फंगस पर अपने सुपर विश्लेषण में कवर करेंगे और आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि ब्लैक फंगस और डायबिटीज का क्या लिंक है। डायबिटीज और स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर ज्यादा और इम्यूनिटी कम होने पर ब्लैक फंगस मरीज को तेजी से जकड़ता है। भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीजों का गढ़ है। ऐसे में एक्स्ट्रा खबरदार होकर शुगर चेक करने और सावधान रहने में ही भलाई है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को टेस्ट करवाने और नतीजे जानने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आप घर बैठे कोरोना की जांच कर पाएंगे। आईसीएमआर ने देश में पहली घरेलू टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इस किट से रैपिड एंटीजन टेस्ट घर में हो जाएगा और रिपोर्ट भी हाथों हाथ मिल जाएगी। इस टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, नतीजा कैसे पता चलेगा और इसकी कीमत क्या होगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस किट के डेमो में मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसे आंकड़े आए हैं जो दूसरी लहर के पीक यानी शिखर के गुजर जाने का संकेत देते हैं, लेकिन सबके मन में यह सवाल भी है कि दूसरी लहर की संपूर्ण विदाई कब होगी और जिस तीसरी लहर की आशंका है उसे लेकर वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान क्या है। भारत सरकार की एक कमेटी ने दूसरी लहर के अंत और तीसरी लहर की एंट्री का अंदाजा लगाया है। इसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्लैक फंगस की बात। कई राज्यों में यह तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आज केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करके इसे महामारी के रूप में नोटिफाई करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। हमें लगता है कि यह बीमारी डर से नहीं, सही जानकारी से हारेगी, इसीलिए आज इसका सुपर विश्लेषण कर रहे हैं। पहले यह देखिए कि जमीनी हालात क्या हैं। मुश्किल वक्त है। पहले वायरस से लाखों मौत और अब ब्लैक फंगस का बढ़ता संक्रमण, यानी डबल महामारी, डबल तबाही। पिछले 30 दिनों से देश में इस खतरनाक फंगल इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 2000, गुजरात में 900, राजस्थान में 700, मध्य प्रदेश में 281, उत्तर प्रदेश में 102, हरियाणा में 177 मरीजों की अब तक पहचान हुई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस महामारी की तरह फैल रहा है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब नहीं जागे तो बहुत देरी हो जाएगी। बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर इलाज जल्दी नहीं हुआ, ठीक प्रकार से नहीं हुआ, तो इसमें बहुत मॉर्बिडिटी हो सकती है। जैसे आपने बताया, काफी भारी संख्या में आंख की रोशनी पे असर पड़ सकता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आंख से होते हुए अगर ये मस्तिष्क में पहुंच गया तो ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। आज ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी और इस बीमारी को गंभीरता से लेने को कहा। राज्यों को लिखा गया है, ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत एक महामारी घोषित किया जाना चाहिए। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत इसे दुर्लभ लेकिन संभावित घातक संक्रमण वाली बीमारी घोषित किया जाए। सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों में आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। म्यूकरमाइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इश्यू किए जाए, उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें तो नोटिफाई किया जाए उसको, हेल्थ फैसिलिटीज को, और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको फॉलो किया जाए। कोविड के गंभीर मामलों और ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है जिसमें यह बताया है कि इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसके साथ ही देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि ब्लैक फंगस में वो व्हाइट फंगस भी हो सकता है, उसका रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस जिसका
लक्षण एक जैसा है, जिसका असर एक जैसा है, जरूरत उसे कंट्रोल करने की है। राज्यों में अब ये तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। राजस्थान में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज हर जिले से जयपुर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लोग दांत, गले और आंख की समस्या समझकर झोला छाप डॉक्टरों से दवा लेकर मामले को और बिगाड़ रहे हैं। इलाज में देरी से संक्रमण फैल रहा है और मरीजों की आंखों की रोशनी जा रही है। ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि गांव-गांव और शहर से अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। जयपुर के इस जैन ENT अस्पताल में 100 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज देश भर से आए हुए हैं और जिस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी हो रही है, लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से मरीजों को बचाने के लिए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मौतें हो रही है क्योंकि इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। गुजरात में ब्लैक फंगस का संक्रमण पहले कुछ जिलों में फैला था, लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। अब तक 50 मरीजों की मौत हुई है। सरकार हरकत में है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के 5 नए वार्ड खोले गए हैं। वहीं 5 ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों का ही ऑपरेशन हो रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक पूरा वार्ड जो है वो उसी के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो वार्ड है वो म्यूकरमाइकोसिस के लिए ही खोल दिया गया है। पूरा एक्सक्लूसिव ये 3री मंजिल उसी की है और 300 से अधिक पेशेंट इस म्यूकरमाइकोसिस के वार्ड में एडमिटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेशेंट है ये सारे म्यूकरमाइकोसिस के हैं। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना फैला और कोरोना के बाद जो स्टीरॉयड और जो इंजेक्शंस दिए गए उसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले तनाव को और बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते असर को लेकर एक्टिव होने का आदेश दिया। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में केस सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ट्रेसिंग तो पहले भी नहीं हो रही थी। ऐसे में यह ठीक से नहीं बताया जा सकता कि ब्लैक फंगस का संक्रमण कितना फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश, जिसमें लखनऊ में 50 मामले सामने आ चुके हैं, मेरठ में 52 और बनारस में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें भी हो गई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी अब इसे सक्रियता से ले रहा है। साफ है कि एक तरफ कोरोना का मार झेल रहा प्रदेश अब ब्लैक फंगस के मामलों में भी लगातार आगे आ रहा है, जहां मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती है कि कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के प्रदेश में सवाल उठते रहे हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के डीएम के साथ बैठक बुलाई थी। डीएम के साथ मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस को लेकर खतरे की घंटी बजाई। महाराष्ट्र ने कहा कि अब तक राज्य में 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है और 2000 मरीजों के संक्रमण के बारे में पता चला है। इनमें से 850 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। ये बात गंभीरता से केंद्र शासन को बताना जरूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट जरूरी है। सिर्फ अलॉटमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे को म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का आज इलाज करना या उसका उपचार करना हमारे पास आज मुश्किल उसमें जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक के बाद गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ब्लैक फंगस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे, यानी केंद्र की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। भाषण दिए शेष कर दिएছেন कि যে ভাষণ দিলেন সেটাও বুঝলাম না। এই মিটিংটা ছিল প্রাইম মিনিস্টারের কোভিড নিয়ে মিটিং। কোভিড নিয়ে মিটিংটা এত ক্যাজুয়াল। উই নেভার আস্ক অ্যাবাউট দ্য কোভিড ভ্যাকসিন। ब्लैक फंगस कमजोर इम्यूनिटी वालों को शिकार बना रहा है। अच्छा होगा कि राजनीतिक लड़ाई में राज्यों की सेहत कमजोर न पड़े। ब्लैक फंगस का बढ़ता संक्रमण घातक है। एम्स ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका इलाज महंगा है। इसका जीवन रक्षक इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें आपस में लड़ने की जगह बीमारी से लड़ें तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
हालांकि इस इंजेक्शन का आवंटन देश के अलग अलग अस्पतालों में आज से उसको शुरू होना था, क्योंकि उत्पादन करने की आवश्यकता थी एक ऐसे इंजेक्शन की जिसकी अभी तक देश में उस पैमाने पर आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। आज हमने देश के जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के पैनल से ब्लैक फंगस पर विस्तार से बात की। एक्सपर्ट्स ने यह समझाया कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, ब्लैक फंगस किन लोगों को ज्यादा हो रहा है और ब्लैक फंगस से बचना कैसे है। 6 डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के सभी पहलुओं पर विस्तार से अपनी राय रखी। ये बातें आपको सुननी चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को चकमा देकर ठीक हुए लोग अभी चैन ले ही रहे थे कि जानलेवा फंगल इन्फेक्शन की दहशत आ गई। तमाम एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद 10 से 25 दिन के अंदर ब्लैक फंगस संक्रमण हो रहा है। मरीजों की आंखों की रोशनी जा रही है। अगर संक्रमण दिमाग में पहुंच जाए तो जान पर बनाती है। लगातार रोगी आ रहे हैं, बहुत देर से आ रहे हैं। ज्यादातर रोगी अंधापन होने के बाद ही आ रहे हैं। हालांकि भी पिछले दिनों जागरूकता बढ़ी है तो बहुत लोग दिखाने भी आ रहे हैं, कहीं मुझे हो तो नहीं गया। ब्लैक फंगस खास तौर पर कमजोर इम्यूनिटी वालों को शिकार बना रहा है। डायबिटीज है या फिर ऐसे मरीज जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड की ज्यादा मात्रा दी गई, वो ब्लैक फंगस के बीमार हो रहे हैं। खास तौर से वो पेशेंट जो किसी भी तरह से इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, मींस उनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम हुई है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से कम हुई हो, चाहे वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कम हुई हो, चाहे कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने पर जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दिए जाते हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हुई हो, इन सारे ही पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने का डर होता है। यानी अगर शरीर में किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम है तो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आपको जकड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम कब होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो खतरा है, अगर कोई और गंभीर बीमारी है तो खतरा है, इसके अलावा कोरोना की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो खतरा है। कोरोना से ठीक होने के लिए जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा क्यों बढ़ा रहा है, इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। दरअसल स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों की सूजन को कम किया जाता है, लेकिन इससे शरीर में शुगर बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जब वायरस शरीर में आता है वो रेप्लिकेट करता है और उसके बाद बॉडी उसको इम्यून रिस्पांस उसके ऊपर अटैक करती है। तो स्टीरॉयड अगर हम शुरू में दें तो वो वायरस रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा, बीमारी को भी बढ़ाएगा। सो अगर हम समझ लें स्टीरॉयड इन्फेक्शन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, कॉपी पेस्ट करके प्रिस्क्रिप्शन घर में उठा के किसी दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने आप को इलाज शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज है स्टीरॉयड की, अलग अलग किस्म के स्टीरॉयड हैं, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेफ्लोकॉट है, डेक्सामेथाजोन है। खाली WHO ने डेक्सामेथाजोन 6 मिलीग्राम बताया था जो ट्रायल में रेकमेंड किया था इन्होंने, लेकिन वो दूसरे वाले स्टीरॉयड की डोज हम डेक्सामेथाजोन की डोज लगा के डबल ट्रिपल डोज लेके घर में बैठ के ले रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अगर आपको माइल्ड डिजीज है, सैचुरेशन नहीं फॉल कर रही, लंग्स तक नहीं पहुंचा है, इन्फेक्शन सिर्फ गले में रुका हुआ है, तो स्टेरॉइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड्स अगर हम ले भी रहे हैं तो बहुत लो डोज में, कम मात्रा में लेना है। किसी भी बीमारी को हराने के लिए वक्त पर इलाज जरूरी है, यानी अहम यह है कि मरीज बीमारी के लक्षण को समझे और सही समय पर इलाज में जुट जाए। आज तक पर डॉक्टर्स के पैनल ने बीमारी के लक्षण बताए और ये समझाया कि डरने की जगह सावधान रहने की जरूरत है। जो पहले के सिम्टम्स हैं पेशेंट के, उनको पहचाना जाए। सिम्टम्स में यह है कि आंख के ऊपर स्वेलिंग आना, आंख से कम दिखाई देना, माथे के ऊपर स्वेलिंग आना, चीक के ऊपर स्वेलिंग आना, दांतों का ढीला हो जाना या तालू अंदर से काला हो जाना। अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स होते हैं, नाक से कुछ ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, तो ये सारे सिम्टम इस बात की ओर इंगित करते हैं या आंख की रोशनी कम होती है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये दांत को लूज करता है और डेंटल पेन कॉज करता है। तो फंगस इस तरह के आपके रिस्पांस आते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से रिकवर कर रहे हैं और इस तरह के सिम्टम अगर आपको आए, खासकर अगर आप देख रहे हैं नाक से ब्लैकिश कलर, ब्लड कलर डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में स्टफीनेस और पेन हो रहा है, आप तुरंत रिपोर्ट करिए डॉक्टर के पास। वो सीटी स्कैन या MRI कराएंगे या नाक में एक स्वॉब डाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टेस्ट करके देखेंगे फंगस है कि नहीं। यानी ब्लैक फंगस के संक्रमण की शुरुआत नाक से होती है। कई मरीजों में ये साइनस के लक्षण के रूप में भी रहता है।
इसके बाद ये संक्रमण आंख और दिमाग में भी पहुंच जाता है। कई बार मरीज की जान बचाने के लिए आंखों में फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए मरीज की आंखें निकालने तक की नौबत भी आ जाती है। चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट, हमारे सारा बेसिक सेम है कि हमारी इम्यूनिटी कम है तो तब ये स्प्रेड करेगा और वो टिश्यूज के माध्यम से स्प्रेड करेगा। पहले नाक के रास्ते से साइनसेस के रास्ते और उसके बाद आंखों के रास्ते ब्रेन तक भी जा सकता है और नीचे मुंह की तरफ भी जा सकता है। एक आम आदमी के लिए, हम सबके लिए यही समझना जरूरी है कि हमें इम्यूनिटी नहीं गिरने देनी। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही है या किसी भी तरह से हमें स्टेरॉइड ज्यादा तरह से मिले हैं तो अपने डॉक्टर से निरंतर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से या उनसे संपर्क बनाकर उनसे विचार विमर्श करना जरूरी है और साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। ब्लैक फंगस जानलेवा तब होता है जब इलाज में देरी होती है, लापरवाही होती है। ऐसे में शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर नजर रखें, लक्षण को समझें और जरा सा भी शक होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच भारत में ब्लैक फंगस क्यों तेजी से फैल रहा है और डायबिटीज के मरीजों या अनियंत्रित शुगर वालों को यह बीमारी तेजी से क्यों जकड़ रही है, जरा इसकी पूरी पिक्चर समझ लीजिए। डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा गंभीर रूप से कोरोना होने का खतरा होता है। कोरोना के इलाज के दौरान इन्फेक्शन कम करने के लिए दिए जाने वाले स्टेरॉइड से डायबिटीज के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। कोविड से संबंधित ब्लैक फंगस के मामलों में 94% मरीज डायबिटीज के शिकार पाए गए। यही नहीं, जिन लोगों को कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो रहा है उनमें 67% मामलों में यह देखा गया कि मरीजों के शुगर लेवल को नियंत्रित करने में चूक थी। यहां एक बात समझनी होगी कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भारत के अलावा कहीं और इस तरह से नहीं फैला और इसकी जड़ में है डायबिटीज। भारत डायबिटीज के मरीजों का गढ़ है। यह बहुत कड़वी बात है। भारत की डायबिटीज रिपोर्ट देख लीजिए। मई 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 करोड़ से ज्यादा 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं। भारत के 47% डायबिटीज के मरीज अपनी बीमारी से अनजान हैं और सिर्फ 24% मरीज अपनी बीमारी पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी के पहले भी भारत में ब्लैक फंगस के मामले रिपोर्ट होते थे। हर 1 लाख लोगों पर करीब 14 में ब्लैक फंगस के मामले पाए गए थे। साल 2000 से 2017 के बीच ब्लैक फंगस के मामलों में 40% में डायबिटीज की बीमारी थी। इस तथ्य से यह पता चल रहा है कि ब्लैक फंगस की असली वजह है शुगर का अनियंत्रित होना या बिगड़ी हुई डायबिटीज की बीमारी। कोरोना के दौर में जब मरीज पहले से ही कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी कम है, इलाज में एक्स्ट्रा स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो जरा सी लापरवाही होने पर ब्लैक फंगस अपनी खतरनाक पकड़ दिखा रहा है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। फंगस शरीर में ज्यादातर साइनस और फेफड़ों के रास्ते हमला करता है। अगर शरीर में कहीं चोट लगी है तो भी यह फंगस को रास्ता देगा। यानी शरीर में अगर छोटी चोट भी लगे तो लापरवाही न बरतें। इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करें तो एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार संक्रमण को रोकने के लिए ऑपरेशन तक करना पड़ता है। अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसे अपने शुगर लेवल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। डरने की जगह एहतियात बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पर कोविड से रिकवर होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग में कोताही न करें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत सावधानी से डॉक्टरों की सलाह लेकर करें। जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड देने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और ब्लैक फंगस के संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकना जरूरी है। ऐसा होने पर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तेजी से केस बढ़े हैं कि लोगों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए ही कई दिन तक इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आप घर बैठे इसकी जांच कर पाएंगे कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने देश में पहली होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। ये एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है जिसके जरिए अब लोग घर पर ही कोरोना टेस्ट कर सकेंगे, हाथों हाथ टेस्ट रिजल्ट भी जान सकेंगे। होम बेस्ड टेस्टिंग किट के लिए फिलहाल भारत में सिर्फ एक कंपनी को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये पुणे की कंपनी है जिसकी होम टेस्टिंग किट का नाम कोविसेल्फ है, जो कुछ दिनों में मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप 250 रुपए में इसे खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जब चाहे इस होम टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए ICMR ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें विस्तार से सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल है कि घर पर RAT किट का इस्तेमाल किन हालात में किया जा सकता है। ICMR के अनुसार जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं या जो लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों वो इस होम टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा सवाल यह है कि टेस्ट करने के बाद क्या करना है। आईसीएमआर के अनुसार जिन लोगों को टेस्ट घर पर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाएगा उन्हें दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोरोना के लक्षण हैं और टेस्ट नेगेटिव आता है तो तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि जिन मरीजों में वायरस का लोड कम होता है उनमें एंटीजन टेस्ट में कोविड की पुष्टि नहीं हो पाती अमूमन। तीसरा सवाल है कि होम टेस्टिंग किट के इस्तेमाल की प्रक्रिया क्या होगी। आईसीएमआर के अनुसार सबसे पहले आपको टेस्टिंग पर बनाने वाली कंपनी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद घर पर जांच कर रहे सभी लोग टेस्ट किट पर लगे यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप में खुद को रजिस्टर कर लें। जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप की फोटो खींचनी होगी और मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद ऐप के जरिए टेस्टिंग का डेटा सीधे आईसीएमआर के पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। कुछ देर में टेस्ट की रिपोर्ट भी मोबाइल फोन पर आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना टेस्ट कैसे करना है। इस बारे में आज तक ने इस होम टेस्टिंग किट को तैयार करने वाली कंपनी माई लैब के डायरेक्टर सुजीत जैन से बात की है। उन्होंने इस टेस्टिंग किट के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का डेमो दिया है। इस किट के बारे में अगर कहा जाए तो बड़ा ही सरल किट है। इसके कंटेंट्स मैंने यहाँ ये रखे हुए हैं। सबसे पहले तो इसका ये मैनुअल है जिसमें बड़ी विस्तार से चित्रीकरण के साथ ये किट आपको कैसे यूज करना है इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसी के साथ माई लैब कोविसेल्फ ऐप कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले पे, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। आपको वो पहले डाउनलोड करना चाहिए और वो करने के बाद आप किट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बताइए, ये जो किट किसी को अगर खरीदना है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है या मैं खुद जाकर मेडिकल स्टोर से या जहां पर भी ये उपलब्ध होगी वहां से ये खरीद सकता हूं? आप ये किट खुद खरीद सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है या आप नॉन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो। उसके लिए हमें खुद को देखना होगा कि हमें कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्या? लक्षण हो या आपको पता है कि कोई पॉजिटिव पर्सन है जिसके आप क्लोज कांटेक्ट में आए थे तो आप ये किट कोई भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? ये किट एक बार हमने खरीद ली, जी बिल्कुल। कीमत कितनी देनी होगी? इसकी कीमत होगी 250 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितना देर लगेगी पूरा रिजल्ट आने में, वो बताइए। बड़ा ही सरल है। सबसे पहले ये बफर ट्यूब होती है। इस बफर ट्यूब को आपको 3 बार टैप करना है और उसके कैप को आपको अनकैप करना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है जिसके निचले हिस्से को लेकर आपको इसको ये ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। उसके बाद जिस किसी व्यक्ति का आपको टेस्ट लेना है उसके नाक के दोनों हिस्से में इसको 3 से 4 सेंटीमीटर डालना है, ज़्यादा नहीं, और इसे 5 बार रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सैंपल आपका रेडी है, उसको आपको इस बफर ट्यूब में डालना है। डालने के बाद आपको इसे प्रेस करके आपको इसे 10 बार रोटेट करना है। उसके बाद यहाँ ये ब्रेकेज की निशानी है, आपको ये बफर अंदर इसके तोड़ देना है। जैसे कि आपने ये लिया और इसको आपने तोड़ दिया ताकि कंटेमिनेशन का कोई डर नहीं रहता। उसके बाद आपको इसे सील करना है। ये कैसेट है जिसे आपको फ्लैट सरफेस पे रखनी है। इस कैसेट का क्यूआर कोड हमारे ऐप में आपको स्कैन करना है। आपकी बेसिक डिटेल्स आपने पहले ही डाल दी है। उसके बाद ये जो वेल होता है, ये वेल में ये बफर ट्यूब से आपको 2 बूंदे डालनी है, ओनली 2 ड्रॉप्स। और वो डालने के बाद ये बफर काम करना स्टार्ट करता है। ये बफर जब आगे जाता है, पहले सी लाइन आती है। सी लाइन आती है यानी आपने टेस्ट ठीक तरीके से कंडक्ट की है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आमतौर पर 5 से 7 मिनट में ये टी लाइन भी आती है। अगर सी लाइन और टी लाइन दोनों आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव है। आपके ऐप में एक 15 मिनट का अलार्म ऑलरेडी हमने डाला है। 15 मिनट में अलार्म बजेगा और सिर्फ सी लाइन आती है और टी नहीं आती, इसका मतलब आप नेगेटिव है। आप ये टेस्ट रिजल्ट ऐप में इसका पिक्चर लेके अपलोड कीजिए और आपको आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट इस पे मिल जाती है। एक ध्यान रखना है, सिर्फ टी लाइन अगर आती है या कोई लाइन नहीं आती है इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं करी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये बायोहजार्ड बैग है। हमने इस किट के साथ, हर किट के साथ एक बायोहजार्ड बैग दी है जिसमें आपको जो किट में यूज किए हुए सब सैंपल्स को आपको इसमें डाल के सील करके डिस्पोज करना है ताकि कंटेमिनेशन का खतरा ना हो। तो इस तरीके से ये एक सिंपल, सेफ
और इजी टू यूज टेस्ट माइलैब ने इंडिया के लिए बनाया है। 250 रुपए में आपको मिल सकता है। 250 रुपए इंक्लूसिव GST आपको ये उपलब्ध होगी। हम भारत के 7 लाख से भी ज़्यादा फार्मेसीज में इसको उपलब्ध कराएंगे और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक टेस्टिंग पहुँचे, ये हमारा ध्येय है। 90% इंडिया के पिन कोड्स तक टेस्ट पहुँचे, ये हमारा ध्येय है। ICMR से जो आपको अनुमति मिली है, तो वहाँ जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या आपसे जानकारी ली? ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। 6 महीने पहले हमने 3 महीने खुद के R&D की। ICMR के गाइडेंस में ये टेस्ट बना है। उन्होंने काफ़ी हमें एडवाइस किया, गाइड किया कि कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और सेफ्टी के क्या क्या कंसर्न्स है, एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन में डेटा कैसा आना चाहिए। तो एक तालमेल के साथ ICMR के गाइडेंस में हमने टेस्ट किट बनाई है। उनके गाइडलाइंस अवेलेबल है सबके लिए और उनका गाइडेंस लेके हमने टेस्ट किट बनाई। कितने जल्दी ये मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होंगे? जी, 7 दिन में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। 7 दिन में ये दुकानों पर जाना शुरुआत होगी और उसके बाद एक 7-8 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक पहुंच जाए, हम इसका ख्याल रखेंगे। गवर्नमेंट से क्या रिएक्शन पूछताछ हुई है? जी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सराहा है। सेंटर लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने इस टेस्ट को सराहा है। उनकी तो काफ़ी इच्छा थी। हमारे ICMR के DG श्री बलराम भार्गव जी ने भी काफ़ी हमें प्रोत्साहन दिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारे जो महाराष्ट्र के CM साहब है उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने हमें कॉल किया है और मीटिंग के लिए बुलाया है कि कैसे ये टेस्ट महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वो पहुँचा सके। इसके लिए हम उनके साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट जो कि कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए माइलैब ने बनाई है। आपने एक बताया कि इसको जो डिस्पोजल बैग है, इसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल के लिए और क्या गाइडलाइंस आप लोगों को दोगे? जी, ये बायोहजार्ड बैग में टेस्ट के बाद जितने ये कंपोनेंट्स है आपको इसमें डालना है और इसको सील करके आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और ये येलो कलर है तो वो बायोहजार्ड में गिना जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी अपने आप सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग होती है। या कोई पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर ये बैग देनी है? बिन में डाल सकते हो, बायोहजार्ड का लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये है सुजीत जैन जो कि डायरेक्टर है माइलैब्स के, और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट उन्होंने विकसित की है और जल्द ही लोगों को ये उनके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगी। कीमत सिर्फ 250 रुपये है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ICMR द्वारा इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, उनसे उनको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। होम टेस्टिंग किट किस तरह काम करेगी ये आपने जान लिया, लेकिन अब एक नई समस्या है जिस पर सबका ध्यान नहीं जा रहा, वो है होम टेस्टिंग किट के रूप में बायोमेडिकल वेस्ट यानी कचरे का निपटारा कैसे होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच बायोमेडिकल वेस्ट पहले से ही इतना ज्यादा निकल रहा है कि उसका निपटारा करने में परेशानी हो रही है। और जब घर घर से कोरोना टेस्टिंग किट के रूप में बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा तो उसका निपटारा करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस समस्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और इसका निपटारा कैसे किया जाता है। ये वो कचरा होता है जो अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, आइसोलेशन सेंटर और होम क्वारंटीन से निकलता है, जो बेहद संक्रामक होता है। इसमें मरीजों और डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की गई तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कोरोना या अन्य खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसीलिए इस पूरे बायोमेडिकल कचरे को खास तौर पर बनाए गए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में ज्यादा तापमान पर जला दिया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर ने इतना ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट पैदा किया है कि मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवरी की तुलना में 10 मई तक औसतन प्रतिदिन 4 गुना ज्यादा बायोमेडिकल कचरा निकला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में देश भर में हर दिन औसतन 53 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता था, जो मार्च में 75 टन प्रतिदिन, अप्रैल में 139 टन प्रतिदिन हो गया। मई के शुरुआती 10 दिनों में ही औसतन 203 टन कचरा निकला है। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए देश भर में 198 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 29 प्लांट हैं। राजधानी दिल्ली में इस तरह के 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं। कोरोना महामारी के चलते इन संयंत्रों को अपनी क्षमता से भी ज्यादा पर काम करना पड़ रहा है। ऐसे में होम टेस्टिंग किट के जरिए जो बायोमेडिकल वेस्ट घर घर से निकलेगा उसका निपटारा करना एक बड़ी चुनौती साबित होगा।
अब देश के हालात में सुधार के संकेत देने वाले आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी लहर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसा मानने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अप्रैल के अंत में 4 लाख से ज्यादा मामले रोज सामने आए थे, लेकिन अब इनमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन सबके मन में सवाल यह भी है कि दूसरी लहर का कहर आखिर कब पूरी तरह खत्म होगा, अगली लहर आएगी तो कब आएगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है, जिसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसका अंदाजा 3 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया, जिसके मुताबिक मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। May end 1.5 lakhs or thereabouts. June end 20,000 or so. So by June end, you're saying there are going to be 20,000 or so new cases in India, in all states essentially. So it's going to be the complete decline of the second wave, so to speak? That's right. So by June end, by the time month of July comes, we expect that the second wave should be really on its way out. वैज्ञानिकों ने यह जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। कमेटी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा छू चुके हैं और कम होना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यूड ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। दिल्ली, जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी है और ये पीक कब तक आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24 मई, पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस पीक पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी अभी पीक आना बाकी है। So these states, of course, started climbing up very, very late. Also, there was a long period of time when they were really there was no impact of the second wave there. Now that they have started going up, यानी दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है, जिसके जुलाई तक खत्म होने के आसार हैं। लेकिन अभी खतरा तीसरी वेव का भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास हो सकता है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी बताई। If our vaccination pace covers up for that, and so that the percentage of immune population remains reasonably high, there is a distinct possibility that that will happen. And if that happens, then the third wave's impact will be very localized. ये सारे अंदाजे जिस मॉडल पर आधारित हैं, उसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार के बारे में बताता है। पिछले साल बनाए गए इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दी हुई है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही
आगे के हालात का अंदाजा लगाती है। वैज्ञानिकों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र मॉडल के ऊपर बनाया है। इसके हिसाब से इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर के बाद ही इस देश में आएगी। इस सूत्र मॉडल का ये भी समझना है कि शायद वैक्सीनेशन हो जाने के कारण इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार।